नाउ कमिंग टू पायरुवेट का फेट क्या होगा। तो पायरुवेट आगे जाके देखो, अगर वो एरोबिक कंडीशंस में है, मैं आपको पहले बताया था, ठीक है, अगर वो एरोबिक कंडीशंस में है तो क्या होता है कि वो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारा ऑरेंज वाला, इसमें घुस जाएगा और एसिटाइल कोए बनाएगा और क्रेब साइकिल वगैरह शुरू हो जाएगी तुम्हारी आराम से। फिर अगर वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट में गया तो तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, NADH जो है वो कंज्यूम होता है एक, और लैक्टेट या फिर अल्कोहल बनेगा, और जो एंजाइम होता है वो ऑब्वियसली क्या है, डीहाइड्रोजनेज। ये DH क्या है, डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है तुम्हारे लिए कि एनारोबिक में क्या ही हो रहा है, लैक्टेट बन रहा है, ये तुमको पता ही है। NADH कंज्यूम हो रहा है, तो जहाँ पे भी NADH इन्वॉल्व होता है वहाँ पे तुम एंजाइम क्या यूज़ करोगे, डीहाइड्रोजनेज, और आगे तुम नाम लिख दोगे लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, बात खत्म। होगा कहाँ पे, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में। यहाँ पे आ जाओ, इरिथ्रोसाइट्स में क्या सीन चल रहा होता है, इरिथ्रोसाइट में ये सीन चल रहा होता है कि इरिथ्रोसाइट में लैक्टेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इरिथ्रोसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ऑक्सीजन हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, ये एरोबिक वाला प्रोसेस होगा कहाँ, हो ही नहीं सकता ये तो। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जेटिक्स में। मैं तुम्हें बताती हूँ एकदम ये सिंपल वाला बताती हूँ कि कैसे होता है, उसके बाद इसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कितना ATP प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा है कि अगर तुम्हारा एरोबिक हो रहा है तो 8 ATP बनेगा, एनारोबिक हो रहा है तो 2 ATP बनेगा, बस। ठीक, उसके बाद यहाँ आओ तुम रेगुलेशन पे। इन सारे प्रोसेसेस का जो रेगुलेशन है ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही फुद्दू सा है। देखो क्या चलता है, हमेशा तुम्हारा कोई भी प्रोसेस रेगुलेट उसके एंजाइम्स कर रहे होंगे या तो सबस्ट्रेट वबस्ट्रेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स में जो जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो ही रेगुलेटिंग स्टेप्स हैं। ठीक, हमें मतलब नहीं कि कौन है वो स्टेप्स, हम सिर्फ सीधे एंजाइम के पास आते हैं। सबसे पहला एंजाइम क्या था, हेक्सोकाइनेज। एक चीज़ होता है ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज इज हेक्सोकाइनेज बट इन लिवर। ठीक, ये जो हेक्सोकाइनेज है इनका क्या सीन है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही इनहिबिट हो जाते हैं। ये मैंने इनवर्स रिलेशन लिखा है, तुम लोग मैथ्स में तो पढ़े ही होगे या फिजिक्स में तो पढ़े ही होगे, सो आई फाइंड दिस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ गया तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एलोस्टेरिक फीडबैक, एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। नाउ कमिंग टू ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज कहाँ होता है, लिवर में, तो ये लिवर है, लिवर ग्लूकोकाइनेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन अपॉन ग्लूकागॉन। एक चीज़ तुम देखो, जब भी तुम खाना खाते हो, ठीक है, तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल बढ़ता है, ठीक, और ग्लूकागॉन लेवल उसका ऑपोजिट होता है, वो कम होता है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि ग्लूकोकाइनेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकागॉन। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी हमने पढ़ा था, ये है वो एंजाइम। ओके, अब देखो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, AMP से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब है। मैं तुमको बताती हूँ क्या सीन है इस पूरे का। कोई भी ग्लाइकोलिसिस का हार्मोन किससे कैसे रिलेटेड है ये कैसे पता चलता है, ग्लाइकोलिसिस के सारे ही हार्मोन्स इंसुलिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ग्लूकागॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इंसुलिन जब बढ़ेगा तो वो काम करेंगे, ग्लूकागॉन जब कम होगा तो वो काम करेंगे। तो तुम खुद ही सोच लो ना कि अगर तुम खाना खाते हो, ठीक, तो इंसुलिन बढ़ता है, अब तुमने खाना खाया, खाने में ग्लूकोज था, तो अब ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए ना, तो अब ग्लाइकोलिसिस के हार्मोन्स को काम करना चाहिए। तो बेसिकली इंसुलिन को तुम रिलेट कर सकते हो ग्लूकोज से कि अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज ज़्यादा है, मतलब ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए, तो हार्मोन्स काम करने चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस के हार्मोन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकागॉन। दूसरी चीज़ AMP ATP, AMP ATP क्या डिनोट कर रहे हैं, AMP मतलब कि एनर्जी कम है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ATP मतलब ट्राईफॉस्फेट मतलब एनर्जी है। तो जब ATP ऑलरेडी हमारी बॉडी में होगी तब थोड़ी ना ये प्रोसेस और हो रहे होंगे, जब हमको ATP की रिक्वायरमेंट है, जब ATP कम है, AMP वाले जोन में जा रहे हैं हम, ठीक, तब हमें ये प्रोसेस चाहिए। तो इसीलिए ये लो एनर्जी स्टेट में हम ज़्यादा एक्टिव होंगे और हाई एनर्जी स्टेट में कम एक्टिव होंगे। फिर हमेशा सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लो तुमको पायरुवेट बनाना था, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी पायरुवेट है, तो थोड़ी ना ग्लाइकोलिसिस चलेगा। अब हमारे पास ऑलरेडी इनफ पायरुवेट है तो हम क्यों वो प्रोसेस चलाएंगे ज़बरदस्ती का, ठीक, क्योंकि ATP कंज्यूम भी तो होती है ना उस प्रोसेस को होने में। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पायरुवेट नहीं है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है और पायरुवेट कम है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को चलाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा
फ्लो चार्ट है जो कि हर जगह यूटिलाइज होता है। अब तुम इन सब चीज़ों को देखो कैसे इससे कैसे रिलेटेड है। जैसे बात करते हैं पायरुवेट काइनेज की, ठीक है। पायरुवेट काइनेज ये रहा, ठीक। तो पायरुवेट काइनेज का बुक में तुम्हारे क्या दिया हुआ है कि ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने तुमको अभी यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कैसे है? कोई भी एंजाइम है, ठीक, तुम उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है, मतलब ये एंजाइम है काइनेज, इसके ऊपर वाली जो भी चीज़ें हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगी। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, अगर ये नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता और ये काम भी नहीं करता कभी। तो इसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सब इसको क्या करेंगी? एक्टिवेट कर देंगी। इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो इसको इनहिबिट कर देंगी। ये एकदम सिंपल सी बात है। यही तुम हर चीज़ में देखोगे, यही तुम्हें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में भी दिखेगा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में क्या है? देखो, ये रहा तुम्हारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसके ऊपर क्या था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, तो ये इसको एक्टिवेट करे दे रहा है। नीचे वाली चीज़ें इसको इनहिबिट कर देंगी, ठीक। तुम्हें इतना गणित लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना तुम्हें बुक में लिखा हुआ है, जैसे बुक में ये इन चीज़ों के बारे में लिखा है, तो इसको तुम बस समझ जाओ कि हाँ ठीक है, इसके होने से ये क्यों बढ़ रहा है, ठीक। फिर ये देखो AMP ATP, ये चीज़ हमने यहाँ पे सेम चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है। CAMP वाला मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। सिट्रेट हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो सिट्रेट एक बाद का प्रोडक्ट है, मतलब सिट्रेट यहाँ पे नहीं बन रहा, पर सिट्रेट आगे जाके बनेगा। तो ऑब्वियसली जब सिट्रेट बन जाएगा, पायरुवेट के बाद सिट्रेट बनता है, तो जितनी भी नीचे वाली चीज़ें वो क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी, ठीक। सो आई विल राइट इट हियर कि अगर यहाँ पे कोई एंजाइम है तो जो इसके ऊपर वाले सबस्ट्रेट हैं ये क्या करते हैं? इसको इंड्यूस कराते हैं, और जो इसके नीचे वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे इसको इनहिबिट कराते हैं। तो लेट मी नो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है। मतलब इसको समझने के बाद तुम ये पूरा जितना भी ये रेगुलेशन ऑफ है ना ग्लाइकोलिसिस, यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस वेरी इजीली। नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सिग्निफिकेंस का क्या सीन है? सिग्निफिकेंस में देखो, सबसे पहले ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी में आया, वो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था जिसके थ्रू गया है? वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक। तो प्रिंसिपल रूट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी वो ATP बना रहा है, उसको कोई मसला नहीं है, तो वो एनॉक्सिक एपिसोड में हमें हेल्प करता है। फिर तीसरी चीज़, वो प्रिकर्सर्स जनरेट करता है। ये प्रिकर्सर वाली चीज़ बहुत अच्छी है। जब तुम क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे ना, तो तुमको ये सीन समझ में आएगा कि ये प्रिकर्सर जनरेशन वाला क्या क्या चल रहा है, ठीक। प्रिकर्सर्स यहाँ पे देख लो तुम कौन कौन से बनते हैं। ये सब कुछ एज यू गो थ्रू द अदर साइकिल्स तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। इट इज़ लाइक अ वेब सीरीज। बायोकेमिस्ट्री का पूरा सीन ही यही है कि तुम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हो and then you go to the last phase, like the last metabolisms, and finally you can relate all of it. ऐसा नहीं होता कि episode 1 and episode 9 एकदम full circle होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो, प्रिकर्सर में तुम्हारे पास क्या है? पायरुवेट बना। ये जो पायरुवेट है ये ट्रांसएमिनेशन के थ्रू एलेनिन और एसिटाइल को एलेनिन बनाता है, और पायरुवेट एसिटाइल कोए तो बनाता ही। यही चीज़ क्रेब्स साइकिल में जाएगी आगे जाके, ये मैं तुमको बता रखा है, ठीक। और ये क्या है? ये एक प्रोटीन है, तो ये बन रहा है इससे। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा ट्राई एसिटाइल ग्लाइकोलेट, आई गेस इसका नाम जो भी है। ये फैट के मेटाबॉलिज्म में तुम देखोगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक के मेटाबॉलिज्म में एक कोई ना कोई मॉलिक्यूल, लाइक एक कोई ना कोई सबस्ट्रेट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एकदम उसका नाम हर जगह आता है। जैसे तुम जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो तुम एसिटाइल कोए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एसिटाइल कोए एक कनेक्टिंग काइंड ऑफ सबस्ट्रेट है कि वो हर जगह से, हर प्रोसेस से कनेक्ट कर देता है क्रेब्स साइकिल को। वैसे ही यहाँ पे ट्राई एसिटाइल ग्लाइकोलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तुमको याद है यहाँ पे ये देखो 1,3 BPG बन रहा था, ठीक है, 1,3 BPG बन रहा था। ये कन्वर्ट हो गया ना, 2,3 BPG बनाता है यहीं पे ही, ठीक। अब ये और भी प्रोसेस से लिंक्ड होगा ना, हम वो सब नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ जितना ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है हम उतना देख रहे हैं। पर ये चीज़ आगे जाके 2,3 BPG बनाती है। और ये जो 2,3 BPG होता है इसका भी एक अलग से है, ये ना हीमोग्लोबिन
का ट्रांसपोर्ट कराता है एरिथ्रोसाइट्स में, ये भी मैं बताऊंगी आगे तुमको, ठीक है। इसका भी एक छोटू सा है। सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस। नाउ कमिंग टू द एनर्जेटिक्स, ठीक। अब एनर्जेटिक्स के लिए हम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे देखो, ग्लूकोज था, ठीक, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अभी तक हम पूरा वर्टिकली पढ़ रहे थे ना, अब मैंने इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दिया सो दैट यू कैन सी द इक्वेशंस। ये ग्लूकोज है, यहाँ से ये बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रही हूँ, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज है, फिर उससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, ठीक। इस पूरे में इसने 2 ATP यूटिलाइज़ करी, देखो यहाँ से यहाँ आते में इसने 2 ATP यूटिलाइज़ करी। फिर ये फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट आगे जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था और पायरुवेट बना रहा था, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट से यहाँ पायरुवेट बन रहा है और यहाँ पायरुवेट बन रहा है। और उसी में ही यहाँ पे एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक NADH2 बन रहा है और 2 ATP बन रहा है। तो दोनों ही स्टेप्स के लिए सेम चीज़ थी, तो दोनों ही स्टेप्स में तुम्हें 2 ATP और एक NADH2 बनता हुआ मिलेगा, ठीक। इतना तुम देखो, खाली ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब तुम एरोबिक के केस में देखो, एरोबिक के केस में बात यहीं पे रुक जाती है, ग्लाइकोलिसिस में इतना ही, इतना रुक जाता है। यहाँ पे कितना टोटल बना, देखो 2 ATP यूटिलाइज हो गया, ठीक, 2 ATP प्रोड्यूस हुआ है, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है NADH और 2 ATP। तो बेसिकली हमारे पास 2 ATP और 2 NADH है, ठीक। 2 ATP तो 2 ATP ही रहेगा। NADH में यू शुड नो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एक NADH में 3 ATP होता है और एक FADH में 2 ATP होता है, ठीक। सो बाय बेसिक मैथमेटिक्स, आई होप यू नो गाइज, बिकॉज बायो वालों को तो वैसे भी नहीं आती, बट स्टिल 2 NADH है तो 2 × 3 ATP, एक में कितना होता है 3, तो 2 में कितना होगा 6 और ऊपर का 2 ATP मिला के 8 ATP। ये हो गया तुम्हारा एरोबिक का सीन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम जाएंगे एनारोबिक में। अब देखो एनारोबिक में क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं रुक करके लैक्टेट बन जाता है, ठीक है। अब जब लैक्टेट बन रहा है तो लैक्टेट में हमने पढ़ा था कि NADH2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये देखो पायरुवेट से जब लैक्टेट बन रहा है तो एक NADH2 तो कंज्यूम हो रहा है भाई, ठीक है। अब 2 पायरुवेट हैं तो 2 लैक्टेट बनेंगे, 2 NADH2 कंज्यूम होंगे। अब अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक। ये और ये ऑलरेडी ही कैंसिल आउट थे, एक ही चीज़ बची है विच इज़ 2 ATP, तो 2 ATP बन जाएगी एनारोबिक में, ठीक। सो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स इन द एंड एंड आई होप यू गो थ्रू दिस वंस। उसके बाद मुझे बताना कमेंट में कि मैंने ठीक से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई कैन टेल यू एवरीथिंग, ताकि तुमको सब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए और तुम अपने आप से कर पाओ। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर ग्लाइकोलिसिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी क्रेब्स साइकिल। बाय बाय।